नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश में हुए राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और बहुत बड़े अंतर से एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हरा दिया। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे यशवंत सिन्हा को उम्मीद से भी कम वोट मिले। दिलचस्प बात यह रही कि इस एक चुनाव ने विपक्ष की एकता की भी पोल खोलकर रख दी। मतदान से चंद घंटे पहले कई विपक्षी दलों ने अपना पाला बदल लिया और मुर्मू को समर्थन देने का फैसला कर लिया। इसीलिए कई जगहों पर क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली। परिणाम ये निकल कर आया कि मुर्मू भारी मतों से जीत गई और यशवंत सिन्हा कहीं पीछे छूट गए। जाहिर है वो यशवंत सिन्हा जो चुनावों से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बीजेपी से अपील कर रहे थे, खुद को बीजेपी का पूर्व नेता बताकर इमोशनल कार्ड खेलना चाह रहे थे, उनकी हार हुई और मुर्मू की जीत हुई तो उनका क्या रिएक्शन रहा, ये जानने के लिए हर कोई बेताब था। बिना किसी देर के और मैच्योरिटी दिखाते हुए यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दे डाली। लोगों ने यशवंत सिन्हा के इस ट्वीट को बहुत पॉजिटिवली लिया। लोगों को लगा कि यह बहुत अच्छी बात है कि अपनी हार स्वीकार करके सिन्हा ने मुर्मू को जीत की बधाई दे दी। हालांकि इस ट्वीट को ध्यान से पढ़ने पर पता चला कि बधाई के साथ साथ यशवंत सिन्हा ने मुर्मू पर तंज भी कस दिया। दरअसल यशवंत सिन्हा ने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया जिसके साथ उन्होंने लिखा, मैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जीत पर उन्हें बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वास्तव में भारत के लोग उम्मीद करते हैं कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में वो बिना किसी डर या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करें। मैं देशवासियों के साथ उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ यशवंत सिन्हा ने कहा, परिणाम चाहे जो भी रहे हों, लेकिन मेरा मानना है कि इससे भारतीय लोकतंत्र को दो फायदे हुए। पहला, अधिकांश विपक्षी दल एक मंच पर आए। ये वास्तव में समय की मांग है। मैं विपक्ष के नेताओं से मांग करता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी एकता बनाए रखें और इसे मजबूत करें। उपराष्ट्रपति चुनाव में ये स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए। दूसरा फायदा यह हुआ कि देश और आम लोगों के सामने विपक्षी दलों के विचारों, चिंताओं को रखा गया। वैसे यशवंत इतने पर ही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया। यशवंत सिन्हा ने कहा, एजेंसियों का दुरुपयोग दल बदल करवाने और विपक्षी दलों द्वारा चलाई जा रही सरकारों को गिराने के लिए भी किया जा रहा है। भारत के लोगों ने राजनीति में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। ध्रुवीकरण, जहरीली राजनीति भारत में लोकतंत्र और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए गंभीर खतरा बन गई है। तो देखा आपने, मुर्मू को बधाई देते देते यशवंत सिन्हा किस ट्रैक पर चले गए और सब पर तंज कसने लगे। खैर, आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से शिकस्त दी है। उन्होंने 64% वोट के साथ बढ़त बनाई और सिन्हा को पछाड़ दिया। मुर्मू के जीतते ही उनको बधाई देने वालों की लंबी लाइन लग गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के साथ अमित शाह द्वारा उन्हें मिठाई खिलाए जाने की तस्वीर भी सामने आई है। बहरहाल, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं अपने मित्रों को आज के दिन कहता हूं कि मेरे मन में कभी दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आया कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग करो अपने पॉलिटिकल राइवल्स को, ओपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए। और उस समय आपको याद होगा कि कोई इस तरह का मामला भी नहीं हुआ। लेकिन आज कितने धड़ल्ले से, कितने बेशर्मी के साथ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। आज महाराष्ट्र में जो हुआ, जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी गई, आप क्या समझते हैं कि वो एकनाथ शिंदे बोधि ट्री के नीचे बैठे, अचानक उनको ज्ञान आया 2.5 साल के बाद की सरकार को गिरा दो और इसमें लग गए? नहीं, इसके पीछे की एक लंबी चौड़ी कहानी है। और आज तो उसका बहुत खुलासा हुआ जब मैंने देखा कि कुछ ऐसे सांसद शिवसेना के उद्धव ठाकरे के ऊपर भी जब दबाव बना रहे हैं कि आप, जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें आप वोट कीजिए बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, तो खेल साफ है। गोवा में तो इनकी सरकार है, फिर भी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने पर क्यों लगे हुए थे? इसलिए मीडिया के हमारे मित्रों कि हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं आज के दिन, जहां हुकूमत में बैठे हुए लोग
नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा कहीं भी सत्तानशी हो, वो कहीं भी सरकार चलाए, कहीं भी जीते। और जीत कर आता भी है जनता के आशीर्वाद से, तो उसको गिराया जाता है अनेक साधनों का दुरुपयोग करके, जिसमें सरकारी साधन भी। हम लोगों ने तय किया है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर मैं राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हूं तो इसीलिए खड़ा हूं, अगर देश में घूम रहा हूं तो इसीलिए घूम रहा हूं कि ये संदेश हम हर जगह पहुंचाएं कि आज देश के हालात कितने बिगड़ गए। और अगर मैं चुना गया तो मैं आज आपसे वादा करके जाना चाहता हूं, आप देखेंगे कि मेरे शपथ लेने के दूसरे दिन से ही इस प्रकार की हरकत बंद हो जाएगी। कैसे बंद हो जाएगी? मेरे पास कोई पावर तो है नहीं, या नहीं होगा कि मैं सरकार को कहूं कि ऐसा मत करो, लेकिन राष्ट्रपति की एक मॉरल अथॉरिटी होती है, एक उनका नैतिक अधिकार होता है जिसका उपयोग किया जा सकता है और जिसको करना चाहिए। मैंने कई जगह इस बात को कहा है कि पिछला 5 वर्ष जो राष्ट्रपति जी का रहा, वो खामोशी के 5 वर्ष रहे, और अगले 5 वर्ष जो होंगे, अगर मैं नहीं जीतता हूं इस चुनाव को और बीजेपी को उम्मीदवार जीतती हैं, तो वो रबर स्टैम्प का युग होगा। आप में से जो लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा एक बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर है। 2007 में प्रतिभा पाटिल जी कांग्रेस पार्टी से अपना नामांकन दाखिल उन्होंने किया था, फिर चुनाव जीती और पहली महिला राष्ट्रपति इस देश की बनी। उसकी एक तस्वीर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, वो बैठे हुए हैं, और भी नेता लोग बैठे हैं, जिनको कुर्सी नहीं मिली वो बैकग्राउंड में खड़े हैं, और प्रतिभा पाटिल जी खड़ी होकर अपना नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर को दे रही हैं। ये 2007 का चित्र है। 2022 का चित्र क्या है? 2022 का चित्र है कि कई नेता वहां पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी भी हैं। प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं, उम्मीदवार खड़ी होती हैं, और प्रधानमंत्री जी नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर को देते हैं। उम्मीदवार अपना नामांकन खुद नहीं देती हैं,